बाजार के शोरगुल और भागती हुई गाड़ियों की आपाधापी के बीच सड़क के किनारे प्रीति शर्मा शांत खड़ी एक टैक्सी का इंतजार कर रही थी। वह बेहद सादगी भरे पहनावे में थी, जिसे देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सामने खड़ी महिला जिले की एसएसपी अधिकारी है। थोड़ी ही देर में एक काली एसयूवी तेजी से आई और रुक गई। उसमें से इंस्पेक्टर राकेश बाहर निकला, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। वह उच्च अधिकारी का करीबी माना जाता था और उसकी शक्ल सूरत में अहंकार साफ झलकता था। जीप से उतरते ही उसने मुस्कुराहट के साथ प्रीति से कहा, चलेगी क्या? उसकी आवाज में छिपी मस्ती और तानों से प्रीति के भीतर गुस्सा पनपने लगा, पर उसने अपने चेहरे पर सख्ती बनाए रखी और कोई जवाब दिए बिना खड़ी रही। इंस्पेक्टर राकेश हंसते हुए और करीब आया। अरे मैडम, इतना मुंह क्यों घुमा रखा है? अपने आशिक से क्या शर्माती हो? एक बार तो देख लो। तुम्हें देखे बगैर मेरी सुबह नहीं होती। आज चलो कहीं घूम आते हैं। वह बोलते हुए ऐसे अभिनय कर रहा था जैसे वह प्रीति को पहले से जानता हो, जबकि उनके बीच ऐसा कोई संबंध नहीं था। उसकी बातें स्पष्ट तौर पर छेड़खानी थी। प्रीति ने ठंडे लहजे में कहा, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी अनजान लड़की से ऐसे बात करें। पर राकेश को यह सब मजाक लगा। उसने ताव देकर आगे बढ़ने की कोशिश की और जब प्रीति ने मुंह फेर लिया तो वह हंसते हुए बोला, अरे शर्माने की क्या बात, मैं तो बस मजाक कर रहा था। थोड़ी मस्ती कर लो, तुम्हारी खूबसूरती पर मैं फिदा हूं। अब मना मत करो। हद तब पार हो गई जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर प्रीति को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। प्रीति ने झट से उसका हाथ छुड़ा लिया और सख्ती से कहा, यहां बीच सड़क पर लड़की को छेड़ रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी मां बाप नहीं है क्या? उसकी आवाज में क्रोध था, पर शब्द साफ और नियंत्रित थे। यहां से हट जाओ, वरना मैं वो हाल कर दूंगी कि तुम आगे कभी किसी लड़की को छूने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। राकेश ने अहंकार भरी हंसी के साथ पलटकर ठाका लगाते हुए कहा, अच्छा, तू मुझे मार देगी? मार के दिखा तो सही, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम्हारे हाथों मार पड़ना मेरे लिए अब नया रोमांच होगा। आराम से आ जाओ, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, समझी? तुम्हारे बिना कहीं जाना मेरे बस की बात नहीं। प्रीति ने उसकी आंखों में ठंडी नजर डालकर कहा, तुम्हारी धमकियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी की संपत्ति नहीं कि तुम बस मालिक बनकर मुझ पर हक जताओ। अब बस यहां से हट जाओ। प्रीति की बातों ने इंस्पेक्टर के घमंड को पल भर में आग में बदल दिया। उसने तेज स्वर में चिल्लाते हुए प्रीति के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहुत बकवास कर रही है बड़ी देर से। अब समझ में आएगा तुझको कि मैं कौन हूं। प्रीति का चेहरा ठिठक सा गया, पर उसकी आंखों में क्रोध की आग पहले से भी तेज जल उठी। राकेश ने बेसुरी आवाज में कहा, इतना प्यार से बोल रहा हूं और तू कुछ समझती नहीं। तू खुद को क्या समझती है? मैंने कहा है कि मैं तुम्हें लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। क्या तू नहीं जानती कि पूरा रामपुर मेरा नाम जानता है? मैं इंस्पेक्टर राकेश हूं, जिसे उच्च अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। जो मैं कहूंगा वही होगा। यहां मेरा राज चलता है। ज्यादा नौटंकी मत कर। चल मेरे साथ, वरना दो और थप्पड़ पड़ेंगे, समझी? प्रीति के लिए अब बात साफ थी। यह इंस्पेक्टर सत्ता के घमंड में पला बढ़ा था और इसलिए अपनी सीमाएं भूल चुका था। पर उसके चेहरे की लालिमा अब भय की नहीं, असली गुस्से की थी। वह सख्ती से बोली, तुझे लगता है तुझ में इतना अधिकार है? तेरा उच्च अधिकारी कोई भी हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। तुम किसी भी हाल में किसी महिला को ऐसा अपमानित नहीं कर सकते। पर राकेश की अकड़ बढ़ती गई। उसने फिर से हमला करने की नीयत दिखाई। तभी प्रीति ने झट से उसका हाथ पकड़ा और इतना जोर से झटका दिया कि वह संतुलन खो बैठा। राकेश चिल्लाया, तू मुझे मारेगी, मेरा नाम याद रख। लेकिन प्रीति कोई आम लड़की नहीं थी। उसने इंस्पेक्टर राकेश को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ में खड़े लोग चौंक उठे। कुछ ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ ने बीच बचाव के लिए आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि मामला पुलिस का है। राकेश, जो अभी तक अपनी अकड़ में डूबा था, अचानक डर के मारे कांप उठा। घबराहट में उसने चिल्लाया, रुक, तुझे अभी बताता हूं। मैं अपने उच्च अधिकारी को बुलाता हूं। वे आएंगे और तुझे सबक सिखाएंगे। तूने मेरी बेइज्जती की है, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। और वह तेजी से अपने फोन में नंबर डायल करने लगा। प्रीति ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, बुला लो, पर जान लो,
अगर तुम्हारे उच्च अधिकारी ने भी मेरे साथ किसी तरह की गलत हरकत की तो कानून के आगे सब बराबर है। कोई भी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सलाखों के पीछे जाएगा। कुछ ही देर में एक कार मौके पर आई और कार से करीब 55 साल का आदमी उतरा। चेहरा परिचित, कदकाठी में प्रभावशाली। वह दिनेश यादव, जिले का उच्च अधिकारी था। उसने भीड़ में कदम रखते ही मुस्कान भरी नकली अदब के साथ प्रीति की तरफ सलाम ठोकते हुए कहा, अच्छा आप, यहां क्या मामला है मैडम? उसकी आवाज में खास आदमी को बचाने का घमंड झलक रहा था। उसकी नजर एकाएक राकेश पर पड़ी। वह तेजी से राकेश के पास गया और उसके हाल को देखकर चौंक उठा। राकेश ने गुस्से में कहा, साहब, इस लड़की ने मुझे मारा। देखो मेरा क्या हाल कर दिया। इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। दिनेश यादव का रंग बदल गया। उसने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, मैडम, आपने मेरे इंस्पेक्टर को क्यों इस तरह? भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। सिमरन ने गर्दन सीधी कर ली और शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे आपके इंस्पेक्टर की परवरिश की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं। उसने जो किया वह सार्वजनिक जगह पर हुआ। मैंने केवल आत्मरक्षा की। अगर वे चाहें तो शिकायत दर्ज कराएं, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन समझ लें, किसी भी तरह की गुंडागर्दी का जवाब मैं कानून के मुताबिक कर दूंगी। आप चाहें तो शिकायत दर्ज कराइए, पर याद रखें, कानून का कानून ही चलेगा। प्रीति की इस अटल बात के बाद दिनेश यादव ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की कोशिश की। कहा, सॉरी मैडम, मैं अपने इंस्पेक्टर की तरफ से माफी मांगता हूं। मुझे पूरा मामला पता नहीं है। लेकिन प्रीति ने शांत पर अटल लहजे में कहा, माफी? अगर आपके इंस्पेक्टर ने गलत किया है तो माफी ही काफी नहीं होगी। कानून के अनुसार कार्यवाही होगी। किसी के पद से बड़े होकर कोई भी व्यक्ति किसी महिला से इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। प्रीति ने तुरंत एसआईएसपी होने की अपनी पहचान बताई। मोबाइल रिकॉर्डिंग और आसपास के गवाहों के बयान भी सुरक्षित करवा ली। उसने फिर राकेश को अपने साथ थाने ले जाने के निर्देश दिए। सब इंस्पेक्टर विक्रम को तुरंत फोन करके बुलाया गया। विक्रम शीघ्र ही 2-3 हवलदारों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, गवाहों के बयानों को नोट किया और राकेश को थाने ले जाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की। थाने में पहुंचते ही प्रीति ने खुद मामले की प्रारंभिक जांच में हाथ लगाया। उसने संयम और पेशेवर कढ़ाई के साथ गवाहों से पूछताछ करवाई, मोबाइल फुटेज और आसपास के सीसीटीवी के रिकॉर्ड देखे जाने के निर्देश दिए। जांच में जो तथ्य सामने आए वे चिंताजनक थे। कई लड़कियों ने बतलाया कि राकेश अक्सर सार्वजनिक जगहों पर घूरता, अहित टिप्पणी करता और कई बार जबरन छेड़छाड़ की कोशिश करता। कुछ लड़कियां डर के मारे पहले कभी थाने नहीं आईं। प्रीति ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया। उसने तुरंत एक लिखित रिपोर्ट तैयार करवाई, गवाही, रिकॉर्डिंग और प्राथमिक वैधानिक कागजातों के साथ, और राकेश के खिलाफ सख्त धाराओं के लागू होने की सिफारिश की। उसे मालूम था कि यह केवल एक घटना नहीं बल्कि एक पैटर्न था जिसे अब तोड़ना जरूरी है, क्योंकि मामला केवल अपराध का नहीं रहकर समाज के एक बड़े प्रश्न में बदलता जा रहा था, ताकत के दुरुपयोग और नारी सुरक्षा का। प्रीति ने तय किया कि इसे कलेक्टर कार्यालय तक सीधे ले जाना होगा ताकि जिला प्रशासन पूरी तरह से इस पर संज्ञान ले। उसने सारी फाइल और सबूत संक्षेप में तैयार करवाकर कलेक्टर राजीव मित्तल को स्थिति से अवगत कराना उचित समझा। अगले दिन कागजों का फोल्डर हाथ में लिए प्रीति सीधे कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ी। उसे पता था कि अब लड़ाई केवल एक इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं है, यह संदेश देने की लड़ाई है कि कानून के आगे हर कोई बराबर है, चाहे नाम बड़ा हो या पद ऊंचा। कलेक्टर राजीव मित्तल को सारी बातें विस्तार से बताने के लिए प्रीति ने दस्तावेज प्रस्तुत किए और यह स्पष्ट कर दिया कि वह मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष और कड़ाई से कार्यवाही की मांग कर रही है। प्रीति ने कलेक्टर राजीव मित्तल के चेंबर पर दस्तावेज रखकर सब कुछ बिना किसी नाटकीयता के विस्तार से बताया। घटनाओं का क्रम, गवाहों के बयान, मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज की प्रति और उन लड़कियों की लिखित शिकायतें जो डर के मारे पहले सामने नहीं आई थीं। उसने हर वह बात सुस्पष्ट तरीके से रखी जो उसने खुद देखी, सुनी और रिकॉर्ड की थी। उसके शब्दों में थकान नहीं थी, केवल कर्तव्य के प्रति अटल इरादा और सत्य को सामने लाने की मजबूरी थी। राजीव मित्तल ने हर कागज ध्यान से पढ़ा, सीसीटीवी के फुटेज को कई बार देखा और गवाहों के बयान नोट किए। वह एक संवेदनशील और अनुशासित प्रशासक था। उसके चेहरे पर निर्णय की गंभीरता दिख रही थी। उसने प्रीति की पेशेवरता की तारीफ की और कहा,
मैं इस मामले को सार्वजनिक रूप से उठाऊंगा और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यवाही करूंगा। राजीव ने तुरंत आवश्यक निर्देश दिए। राकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश, गिरफ्तार करने की अनुमति देने के लिए सबूतों का संकलन और मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु एक मजिस्ट्रेट और मुल्जिम की मौजूदगी में जांच की निगरानी। साथ ही उन्होंने पुलिस महानिदेशालय को भी सूचित कर दिया कि मामला संवेदनशील होने के कारण इसे प्राथमिकता देनी है। राजीव मित्तल ने महसूस किया कि यह मामला केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं रहेगा, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा बन सकता है, जहां ताकत का दुरुपयोग और महिलाओं की सुरक्षा दोनों दांव पर है। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि मामले को पारदर्शी तरीके से उठाया जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी होगी जिसमें सभी तथ्यों और पुलिस कार्यवाही का ब्यौरा जनता के सामने रखा जाएगा। उन्होंने प्रीति से कहा, हम भ्रष्ट और ताकतवर प्रभाव से डरकर पीछे नहीं हट सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खास सब कुछ बताऊंगा, तथ्य, कार्यवाही और आगे की प्रक्रिया। प्रेस मीटिंग की तैयारी तेजी से हुई। कलेक्टर कार्यालय ने प्रेस नोट जारी किया जिसमें घटना के सार, आरोपों और पुलिस कार्यवाही की रूपरेखा दी गई। उसी दिन शाम तक मीडिया हॉल में सीटें भर गईं। स्थानीय चैनल, अखबारों के रिपोर्टर और सोशल मीडिया पर सक्रिय पत्रकार उत्सुक थे। प्रीति को भी बुलाया गया ताकि वह मामले की पेशेवर रूपरेखा रख सके और तकनीकी सवालों का जवाब दे सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन हॉल में सन्नाटा और उत्कीर्ण उत्सुकता दोनों थी। कैमरे झिलमिला रहे थे, रिपोर्टर नोट्स कर रहे थे और एक बड़ी स्क्रीन पर घटना के फुटेज के अंश दिखाई देने लगे। उन फुटेज में राकेश की घुसपैठ पूर्ण हरकतें और प्रीति द्वारा आत्मरक्षा की स्थिति स्पष्ट दिख रही थी। कलेक्टर ने क्रमवार तथ्यों का हवाला दिया। पहले पब्लिक प्लेस पर छेड़छाड़, फिर हाथ उठाना, प्रीति की स्वाभाविक आत्मरक्षा और बाद में राकेश के खिलाफ मिलने वाले शांतिपूर्ण नामी गवाहों के बयानों का जिक्र। उन्होंने कहा कि सबूत इतने प्रबल हैं कि मामले पर राजनीतिक दबाव से हटकर त्वरित और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मंच पर खड़ी प्रीति ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने केवल कर्तव्य निभाया और कानून का पालन किया। हमारा काम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, उसने कहा, और जब भी कोई पद या पदाधिकारी दुरुपयोग करता है उस पर कार्यवाही होना चाहिए। नफरत, डर या सत्ता की धमकी से हटकर उसके आंचल में सादगी थी, पर आवाज में लौ थी। हॉल में बैठे लोगों को लगा कि वे सिर्फ एक अफसर की नहीं, समाज की आवाज सुन रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। राकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तुरंत राकेश के खिलाफ गिरफ्तारी के कदमों को मंजूरी दे दी। दिनेश यादव, जो उच्च अधिकारी के रूप में पद पर थे, अचानक से सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव में फंस गए। सरकार ने देखा कि मामला कितनी तेजी से भड़क रहा है। पुलिस महानिदेशालय ने भी संज्ञान लिया और उच्च स्तर पर जांच का आदेश दे दिया गया ताकि किसी भी तरह की गलत छवि से बचा जा सके। दिनेश यादव ने बढ़ते प्रभाव और बढ़ते दबाव को महसूस किया। सरकार ने दिनेश यादव को भी समुचित कार्यवाही के संकेत दिए। दिनेश को किसी भी तरह के दमन से बचाने के लिए सरकार ने उन्हें अस्थायी रूप से पद से हटाने का सुझाव दिया ताकि जांच निष्पक्ष हो और जनता का भरोसा बना रहे। कलेक्टर और पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी शैडो प्रक्रिया न चले। अगर दिनेश यादव ने भी अपने पद का दुरुपयोग किया हो तो उसे भी नियमों के अनुरूप देखा जाएगा। मामले की स्वतंत्र जांच का आदेश जारी हुआ, जिसमें सीबीआई लेवल के निरीक्षक और मजिस्ट्रेट की निगरानी रखी गई। जांच के आगे बढ़ने के साथ ही और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। स्थानीय स्तर पर कई और शिकायतें मिली जिनमें कहा गया कि राकेश ने सत्ता का इस्तेमाल कर कई बार महिलाओं को धमकाया और उन्हें शर्मिंदा किया। कई गुहारें जो पहले दबती रहीं, अब खुलकर आईं। इन सब प्रमाणों को मिलाकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के समन्वय में दिनेश यादव को अस्थायी निलंबन का सामना करना पड़ा। उन्हें उच्च अधिकारी पद से हटा दिया गया और उन पर भी जांच जारी रखी गई। राकेश को कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। समाज में यह संदेश साफ हो गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका नाम कितना भी ऊंचा हो, कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रही और साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने मामला मजबूत ढंग से पेश किया।
प्रीति के लिए यह कोई जीत हार की बात नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ न्याय था, न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए जिन्होंने ताकतवरों के डर से आवाज नहीं उठाई। प्रेस और जनता ने भी देखा कि किस तरह पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा से काम लेने पर बड़े बड़े दबावों को अपना सही मुकाम दिखाया जा सकता है। प्रीति अपने काम पर लौट आई, पर बदलाव की लहर जो उन्होंने शुरू की थी, सड़कों पर, थानों में और अफसरशाही में महसूस की जा सकती थी। जनता को अब थोड़ी और हिम्मत मिली थी कि वे भी अपनी आवाज उठा सकें, और यही वह सच्चा परिवर्तन था जिसकी प्रीति ने लड़ाई लड़ी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि निडर होकर कर्तव्य निभाना, कानून पर भरोसा रखना और पारदर्शिता बनाए रखना ही किसी भी दबाव या संरक्षण को तोड़कर न्याय की स्थापना कर सकता है। हमें हर गलत करने वालों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, ताकि जुल्म करने वाले जुल्म करने से पहले 100 बार सोचें।